मार्केट की, क्यूज की, इन सब चीज़ों की। कृष्णा सावनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, महिंद्रा मैन्युलाइफ के सीईओ हैं। कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद ईटीनव संदेश पे आने के लिए। जब आप लास्ट टाइम आए थे शो पे, वहाँ पे अचानक एक बड़ा रेट हाइक आ गया था, तो हम लोग की बातचीत थोड़ी दाएं बाएं हो गई। उम्मीद करते हैं कि आज स्ट्रक्चर्ड बातचीत हो और कुछ अचानक रेट हाइक ना आए आरबीआई का। लेकिन रेट हाइक से बात करें तो अभी अभी बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने एक नोट निकाला, वो ये कह रहे हैं, बहुत ही डिफरेंशिएटेड व्यू है, इसलिए मुझे आपसे डिस्कस करना ज़रूरी है कि जिस हिसाब से स्लो डाउन आ रहा है यूएस में, उस हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है कि फेड अपने रेट हाइक की गतिविधि को धीमा कर दे। और आज सुबह जब हम उठे तो हमने ये बात देखी कि सिर्फ 30% लोग अब 1% हाइक 27 जुलाई को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कल तक ये 80% थे। ओवरनाइट ऐसा क्या हो गया? और ये आपके वोफा ये भी कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर के सेकेंड हाफ रेट कट शुरू हो जाएंगे। आप कैसे ऑब्जर्व करते हैं इसको? नो अजय, ऑनेस्टली बहुत डिफिकल्ट है। हर दिन, हर वीक इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशंस और द मार्केट एक्सपेक्टेशन चेंज होती है। लेकिन अगर हम 75 बिप्स देखें या 100 बिप्स देखें, आई थिंक द ब्रॉड मैसेज बहुत सिंपल है कि जब कोविड की वजह से जब बड़ी प्रॉब्लम आई वर्ल्ड इकोनॉमी में, तब सब सेंट्रल बैंक्स ने और सब गवर्नमेंट ने अपनी प्लान बनाई कि हम फाइनेंशियल मार्केट को, इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट करेंगे। सब गवर्नमेंट ने अपनी अपनी फिजिकल पॉलिसी बढ़ा के सपोर्ट की, सेंट्रल बैंक्स ने अपनी अपनी बैलेंस शीट बढ़ा के सपोर्ट की। तो हम यूएस फेड को देखें तो यूएस फेड ने काफी पैसा फाइनेंशियल मार्केट में कमिट किया, और उसकी वजह से जो हुआ वो था कि थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन आ गई, विच वॉज एक्चुअली इंटेंशन थी कि इकोनॉमी रिवाइव करे, तो इन्फ्लेशन आ गई। लेकिन जब रशिया यूक्रेन की जो वॉर हो गई, उसकी वजह से जो भी एनर्जी प्राइस की प्रॉब्लम आ गई, तो थोड़ी बहुत चेंज ऐसी आ गई कि इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ गई। इसीलिए यूएस फेड स्पेशली एंड मे बी बहुत सी अदर सेंट्रल बैंक, जैसे आपने बताया हमारी आरबीआई ने भी रेट हाइक किया है। आई थिंक द ब्रॉड थॉट वही है कि जब जब इकोनॉमी को सपोर्ट थी, तब सेंट्रल बैंक्स ने बहुत ही लिबरल पॉलिसी अपनाई थी। और जब अभी इकोनॉमी थोड़ी रीजनेबली स्टेबल हो गई है, तो शायद उन लोग थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल रहे हैं सिस्टम से, थोड़ी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वैसे वैसे ठीक ठाक है, क्योंकि आपने बताया जो शायद हो भी सकता है कि अगले साल सेकेंड हाफ में रेट कट भी शायद आ सकता है, वो मुझे पता नहीं, बिकॉज ये तो ऑनेस्टली 12 मंथ डाउन द लाइन एक्सपेक्टेशन है। लेकिन आज अगर हम देखें तो यस, इन्फ्लेशन काफी हाई है, ना मात्र यूएस में बट लॉट ऑफ अदर कंट्रीज। सो टू एन एक्सटेंट दिस इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट on the upside is part of this normal economy which we are going through right now. All right, absolutely. Good afternoon, Krishna. एक चीज और चाहेंगे आपसे, ये तो खैर फेड रेट हाइक की बात हुई, मैक्रो एनवायरनमेंट तो सर्टनली हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में क्या ये सही समय है भी जहाँ बाइंग शुरू हो गई हो फंड्स, क्या, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं फंड हाउसेस अब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में अपनी कहीं ना कहीं बाइंग तो शुरू कर चुके हैं। क्या आप इस वक्त बाइंग के अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, या आपको लगता है कि थोड़ी और करेक्शन आने पर राइट टाइम होगा बाय करने का? नो, क्लियरली एज यू सेड, क्लियरली मार्केट हर बार अपॉर्चुनिटी देती है। हमारी फोकस वही रहती है कि या तो हम लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंगल से देखें, या तो कोई अच्छे सेक्टर के एंगल से देखें, या तो कुछ न कुछ बॉटम अप स्टॉक आइडियाज जो आते रहते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट। बिकॉज जिस तरह से इकोनॉमी डेवलप हो रही है हमारी, काफी चेंजेस आ रहे हैं। बहुत सी कंपनीज जो शायद पीएलआई की बेनिफिशियरी है, उनकी सडन ग्रोथ प्रोस्पेक्ट चेंज हो रही है। वो जो बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन जो हम कहते हैं कि द एक्टिव फंड मैनेजमेंट, वहां से आई एग्री बहुत सी अपॉर्चुनिटीज बाजार में रहती है। यस, थोड़ा बहुत टाइमिंग के लिए शायद हम थोड़ा वेट करें, बट मीन के वी आर वेटिंग विद कैश रीजनेबली वेल इन्वेस्टेड। बिल्कुल कृष्णा, गुड आफ्टरनून। वेरी वेल ऑब्जर्व्ड। इनफैक्ट पीएलआई की जहां आप बात कर रहे हैं, सरकार ने कुल मिलाकर 15 जितने सेक्टर्स हैं जिसके लिए पीएलआई स्कीम, फ्लैगशिप पीएलआई का अनाउंसमेंट किया है, और अब हम इसमें एक इम्पैक्ट भी देख ही रहे हैं। इन सेक्टर्स की तो हम बात करेंगे। इनफैक्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, सोलर इक्विपमेंट, फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस, ये तमाम स्पेसेस इनमें शामिल हैं। लेकिन ऐसे में क्योंकि हम Q1 FY23 रिजल्ट सीजन के बीच से गुजर रहे हैं, क्या लगता है सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स कहाँ दिखेंगे? नो, आई थिंक अगर हम अगर जेन्युइनली इंट्रोस्पेक्ट करें लास्ट 3 महीना, विच इज अप्रैल, मई, जून 2022, ये बहुत ही वॉलेटाइल मंथ्स थे। अगर हम करेंसी एंगल से देखें, कमोडिटी एंगल से देखें, एनर्जी कॉस्ट के एंगल से देखें, आप कुछ भी एंगल से देखिए, जस्ट टू मेनी वेरिएबल्स।
तो माय ओनली आइडिया इज कि ये क्वार्टर की जो भी रिजल्ट है, आई एम श्योर कुछ सेक्टर में काफी आउट परफॉर्मेंस आएगी विज़ावी एक्सपेक्टेशन, कैसे में अंडर परफॉर्मेंस आएगी, लेकिन इट शुड नॉट बी अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर द फुल ईयर इज माय बेसिक थॉट प्रोसेस। बिकॉज जो एनवायरमेंट अप्रैल में थी शायद, जो जुलाई में काफी अलग है, तो अप्रैल एनवायरमेंट की वजह से जून क्वार्टर की रिजल्ट अच्छी आएगी, लेकिन जुलाई एनवायरमेंट जो अलग है उस पर शायद थिंग्स चेंज। तो एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना चाहिए। ब्रॉड मैक्रो मैसेज बहुत सिंपल है कि आज हम देखें तो इंडिया में काफी डिमांड रिजिलियंट है, वाइल वर्ल्ड में थोड़ी बहुत फियर है ऑफ अ स्लो डाउन, लेकिन इंडिया में डिमांड काफी रिजिलियंट है। अगले डेढ़ महीने या 1-1.5 महीने में जो भी मैनेजमेंट कमेंट्री आएगी अलोंग विद रिजल्ट, ना मात्र इंडिया में बट इवन वर्ल्ड वाइड, will actually tell us कि what sort of changes those companies are going through or they are observing from their clients। तो उसकी वजह से जो भी एक चेंज मिलेगा हमें, एक नया डायरेक्शन दैट वी कैन डू। तो दैट्स द ब्रॉड आइडिया ऑन ऑन द कॉर्पोरेट अर्निंग। कृष्णा, सुबह हमने देखा कि हम जानते हैं ये बात कि लार्ज कैप आईटी 52 वीक लो पे आ गया है, और 2-3 बहुत ही अच्छे साल कोविड के दौरान के बाद यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग और वैल्यूएशन कंप्रेशन हो रहा है, उसके बाद भी अर्निंग कट आए। और अगर कुछ मैनेजमेंट कमेंट्रीज की तरफ देखें तो अभी भी मैनेजमेंट कमेंट्री बहुत सॉलिड है, मार्जिन रिबाउंड की बात हो रही है, बट ऐसा लग रहा है कि बाजार इस बार बिलीव नहीं कर रहा है। हमने देखा अर्निंग कट्स पोर इन हो रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस लार्ज कैप आईटी पैक को? हम लेके आएंगे डेटा आपके स्क्रीन पे। नो, आई थिंक अजय, लार्ज कैप आईटी कंपनीज है, उनकी जो बेसिक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है कि इंडिया इज अ कंट्री जहाँ पे सर्विस कैपेबिलिटीज है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, इंजीनियर्स अवेलेबल टू सर्व द वर्ल्ड, और वर्ल्ड की जो कॉर्पोरेट्स है दे नीड अ सर्विस प्रोवाइडर विच इज परहैप्स इंडिया एंड इंडियन इंजीनियर्स। वो जो मैक्रो पिक्चर है वो कोर ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया है। हम देखेंगे आज से 10 साल पहले जो हमारी क्या कॉर्पोरेट एक्सपोर्ट, आईटी एक्सपोर्ट थी इंडिया की वर्सेस आज है, तो काफी बड़ा नंबर है। एवरी कंपनी एज ए इंडस्ट्री एज अ होल, आई थिंक वो बिग पिक्चर हमें मिस नहीं करना चाहिए। यस, आप जो बोल रहे हो वो शायद राइट है कि फॉर 1 क्वार्टर और 2 क्वार्टर सम ऑफ दिस नंबर्स कैन चेंज, बट आई थिंक मैक्रो पिक्चर वही है कि हमारी जो आईटी कंपनीज है उनके कस्टमर्स वेस्टर्न वर्ल्ड में ज्यादा है, तो शायद वहां पे थोड़ी बहुत स्लो डाउन जो आने की संभावना है, उसकी वजह से शायद ये थोड़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है। ऑलराइट, ठीक है। तो बिल्कुल, इसके अलावा आपको वैल्यूएशन के लिहाज से, आप क्योंकि इतने बीटन डाउन स्पेस हो गए हैं, हम देख रहे हैं कि निफ्टी भले ही चाहे दूसरी मार्केट्स के कंपैरिजन में इतना ना गिरा हो, लेकिन यहाँ पर आपको वैल्यूएशन के लिहाज से कहाँ कंफर्ट आता है? क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं आईटी को भी अगर हम इस लेंस से देखें तो लार्ज कैप आईटी में भी यहाँ पर कंसिडर किया जा सकता है? क्योंकि जिस तरह की प्री कोविड लेवल से, हालांकि अभी ये ऊपर है स्टॉक्स, लेकिन लार्ज कैप पी इनकी रेशो जो है वो पहले से नीचे आ चुकी है। मिड कैप आईटी अभी भी थोड़ा सा महंगा लगता है। क्या आपको इस व्यू से मिड कैप आईटी या लार्ज कैप आईटी पसंद आते हैं? आई थिंक यस, इससे बहुत सारी कंपनीज जो है, स्पेशली लेट्स से नॉट ओनली आईटी बट अदर स्पेस, जहाँ पे लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन रेंज के काफी कंफर्ट है, तो दिस आर इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज। यस, नेक्स्ट 3 या 6 महीने का जो भी मार्केट वॉलेटाइल पीरियड है, और वो हमने देखा है हर सेक्टर में देखा है कि वो 3 या 6 महीने की वॉलेटिलिटी आती है, और जब वो वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी जब खत्म होती है, देन वी रियलाइज दैट वाज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू बाय। सो आई थिंक दैट्स अ ब्रॉड आइडिया कि वॉलेटिलिटी मार्केट में रहेगी, बिकॉज सेक्टर लीडरशिप शायद 3-6-12 महीने चेंज होती रहती है, लेकिन हर कंपनी अपने आप ग्रोथ करती रहती है। सो दैट्स अ ब्रॉड आइडिया। यस, बिल्कुल। कृष्णा, कंसर्न्स की अगर बात करें, कह सकते हैं कि फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में कई सारे कंसर्न्स बाजार ने झेले हैं, उनमें अच्छे भी ट्रिगर्स रहे हैं। कमोडिटी कूल ऑफ का इम्पैक्ट हमने देखा, लेकिन करेंसी फ्लक्चुएशन, आईएनआर डाउन ट्रेंड, ये भी एक फैक्टर था जो वॉच आउट करना रहा, और एनर्जी कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स। क्या आपको लगता है सेकेंड हाफ तक ये कंसर्न्स जो हैं वो सेटल होते हुए दिखेंगे, या थोड़ा और समय लगेगा यहाँ पर? हो जाएंगे, शायद थोड़ा समय लगे, ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन अगर हम बिग पिक्चर देखें तो बिग पिक्चर ये है कि हम अगर आज लास्ट 15 साल की पिक्चर देखें 2006, तो 2006 में और आज में आपको पता है रुपया की वैल्यू क्या चेंज हो गई है विज़ावी डॉलर, तो वी हैव डेप्रिशिएटेड एज अ करेंसी। लेकिन द बिग पिक्चर इज सिंपल। इन 2006 इंडिया वाज 14th रैंक इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, अराउंड $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी, शायद थोड़ी कम थी। आज 2021 का जो डेटा आउट है, कैलेंडर ईयर 2021, इंडिया 7th रैंक है, हमारी इकोनॉमी स्लाइटली ओवर $3 ट्रिलियन है। तो नेट नेट डिस्पाइट ऑल द कंसर्न्स ओवर लास्ट 15 इयर्स, हमने कितनी बार डिस्कस किया रहेगा कि इंडिया में क्या क्या कंसर्न्स है, लेकिन इकोनॉमी ग्रो हुई है,
और इकोनॉमी का जो आउटकम है विच इज कैपिटल मार्केट, विच इज निफ्टी इन आवर एग्जांपल, तो निफ्टी अराउंड 4000 के लेवल रहेंगी तकरीबन इन दिसंबर 2006। आज अगर हम बात करें व्हाइल वी आर स्पीकिंग इज अराउंड 16,000। तो आप बिग पिक्चर देखें कि कंसर्न्स बाजार में इसलिए आती है कि शायद एक्सपेक्टेशन बढ़ या कम हो जाती है, लेकिन इकोनॉमी की जो ट्रैक है वो अपने आप चलती रहती है। गुड कंपनीज कीप ऑन डिलीवरिंग देयर ओन ग्रोथ, एंड मार्केट में जो वेल्थ क्रिएशन जो होती है, वो जो हमने बताया जो 4000 के निफ्टी जो 16,000 की जर्नी है अराउंड 15-16 साल में, इट्स काफी इंटरेस्टिंग जर्नी। और एक बात और एक मैं बताना चाहूंगा कि ये जो नेक्स्ट 3 या 6 महीने के नजरिए में और एक बिग पिक्चर नहीं भूलना चाहिए कि आप जो भी वर्ल्ड एजेंसीज देखे आज या वर्ल्ड बैंक, IMF, सबकी अपनी अपनी एस्टिमेट है कि इन नेक्स्ट 5 से 7 साल में इंडिया की जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो 7th से जाके नंबर 3 होने वाली है ना। 5 साल के बदले 7 भी हो सकता है, बट नेट नेट मैसेज सिंपल है, अगर इकोनॉमी ग्रो होने वाली है तभी हमारी रैंक बढ़ेगी। एंड बाय डिफॉल्ट वेल्थ क्रिएशन थ्रू इक्विटी इज अ वेरी गुड ऑप्शन। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यूरोप में जो इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है ग्रोथ की, क्योंकि वहाँ मैन्युफैक्चरिंग शटडाउन हो रही है गैस की कमी से, इकोनॉमिक ग्रोथ गई है। हमारी बहुत सारी इंडियन कंपनीज यूरोप के साथ कारोबार करती है, मदरसन सुमी, बहुत सारी एक्चुअली। आज हमने मदरसन सुमी से बात भी की। मैं एक आपको क्विक क्लिप प्ले करूंगा, आप उनकी कमेंट्री सुनिए, फिर हम इस इशू पे बात करेंगे। ओके, कोई बात नहीं, अभी हम उसको बाद में चलाएंगे, बट इस मुद्दे पे आपका व्यू क्या है? जो इंडियन कंपनीज यूरोप के साथ कारोबार करती है उनके बिजनेस को कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। एक्चुअली आप 2 तरीके से देख सकते हो। एक है जो कंपनीज इंडिया में बैठ के इंडिया में ऑपरेशन करके यूरोप में सप्लाई करती है, उनके लिए शायद एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सम मैन्युफैक्चरिंग इन यूरोप माइट नॉट बी कॉम्पिटिटिव विज़ावी पास्ट। सो आप ये एंगल से देख सकते हैं कि काफी इंडियन कंपनीज जो यूरोप में एक्सपोर्ट करती है उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दूसरी तरीके की जो कंपनीज है जिन्होंने यूरोप में प्लांट लगाए थे अपने और वहां से बिजनेस कर रहे थे, उनके लिए शायद थोड़ी 3 से 12 महीने जो भी अभी ट्रबल पीरियड चल रहा है यूरोप में शायद हो सकती है। लेकिन आप बड़ी अपॉर्चुनिटी देखें तो इट इज नथिंग बट अगेन थिंग कॉल्ड PLI का आउटकम। जब आज से 1-1.5 साल पहले PLI आई थी एज अ स्कीम फ्रॉम गवर्नमेंट, वी वर ऑल फोकसिंग ऑन China Plus One एज अ ब्रॉड नेम। Today, why not? It's Europe also. Instead of only China, we can say we can supply, to European customers also from India. I think that big picture of export potential, and आप देखेंगे worldwide जो economic grow हुई है, हर में export has played a very dominant role in growth for the economy. So we have this big scope actually. कि यूरोप में आज जो हो रहा है उसकी वजह से lot of Indian companies can actually create a business model out of it by being present in India and selling to Europe. एब्सोल्युटली। सो मिस्टर कृष्णा, क्योंकि ये लगातार इस बात पे भी बहुत खींचतान हो रही है कि इन्फ्लेशन पीक आउट एक्चुअली होगा कब तक, और इस पे कोई अगस्त एंड तक कहता है, अक्टूबर तक कहता है, RBI गवर्नर तक कह चुके हैं कि अक्टूबर के आसपास आप इन्फ्लेशन को पीक आउट होते हुए देखेंगे। उससे सीधा सीधा ऑफकोर्स इफेक्ट ये पड़ता है कि FIs की पार्टिसिपेशन हो, अर्निंग एस्टिमेशन हो, वो सारे कुछ इम्पैक्ट होते हैं। क्या आप इस स्टडी को कितनी क्लोजली वॉच कर रहे हैं? इन्फ्लेशन कब तक पीक आउट होगा, उसके बेसिस पर आपको कौन से सेक्टर्स पसंद आते हैं? यू राइट, आई थिंक इन्फ्लेशन की जो ट्रेजेक्टरी है वो वेरी ब्रॉडली तो पिक आउट तरीके से देख रहे हैं आप, बराबर है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर is slightly difficult because variables are very different. हम आज जो एज्यूम करके अगर हम सितंबर ले ले, लेकिन अगर नेक्स्ट 2 महीने में कुछ एनवायरनमेंट वापस चेंज हो गई तो शायद इट कैन फेल, बट ब्रॉड आइडिया इज सिंपल, वी आर मोर टुवर्ड्स द पीक ऑफ इन्फ्लेशन। नाउ वेदर इट इजेस इन 3 महीने या 6 महीने, वो थोड़ी मोर ऑफ प्योर मैटर ऑफ टाइम है। फ्रॉम अ सेक्टर एंगल, आई थिंक इन्फ्लेशन की वजह से सम सेक्टर्स व्हिच वर लॉस्ट आउट कैन बी अ गुड प्ले। बट अगर हम अगर मैक्रो पिक्चर अगेन देखें, आई थिंक इंडिया में सबसे बड़ी पिक्चर है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन सेक्टर्स, लेट अस फोकस ऑन अ बिग मैक्रो सेक्टर कॉल्ड PLI। बिकॉज PLI इतनी बड़ी सेक्टर है, ऑटो भी, फार्मा भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग भी है, डिफेंस भी है। आई मीन डिफेंस भी कॉल इट आत्मनिर्भर भारत, बट नेट मैसेज इज सिंपल। बहुत सी कंपनीज इंडिया में है, अलग अलग सेक्टर में प्रेजेंट, बट मैक्रो अपॉर्चुनिटी इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन या तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल। सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और अगर हम ग्रोथ की बात करें इकोनॉमी में, अगेन द बिग मैसेज इज सिंपल, इकोनॉमी में हर सेक्टर की लिंकेज होती है। अगर आज मैन्युफैक्चरिंग अच्छा कर रहा है
तो कल जाके मैन्युफैक्चरिंग के एम्प्लॉयज की इनकम बढ़ेगी, जब वो इनकम बढ़ेगी दे विल स्टार्ट स्पेंडिंग ऑन कंज्यूमर्स, और कंज्यूमर बढ़ेगी तो शायद दे विल बाय समथिंग मोर ऑफ सम अदर आइटम्स, शायद हाउसिंग, शायद ड्यूरेबल्स, शायद टूरिज्म। आई थिंक वो जो इकोनॉमी लिंकेज है, दैट्स व्हाई वी हैव सीन, अगर आप लास्ट 10-15-20 साल में देखेंगे तो हर 6-12 महीने में द इन्वेस्टमेंट फ्लेवर में चेंज, कभी आईटी, कभी फार्मा, कभी बैंकिंग, कभी ऑटो, बट नेट नेट हर सेक्टर आगे बढ़ा है। और शायद वही एंगल है कि अगर 6 महीना 12 महीना भूल जाए तो ग्रोथ इज ऑल परवेसिव, ऑल सेक्टर्स। कृष्णा, वी अंडरस्टैंड योर व्यू और योर बेटिंग बिग ऑन पीएलआई स्कीम, ऑफ कोर्स ये भी हम समझ रहे हैं, लेकिन क्योंकि इन्फ्लेशन की बात छिड़ी है, ये भी समझना चाहेंगे कि क्या इन्फ्लेशन ऑफ कोर्स जब तक सेटल होता हुआ, या कह सकते हैं कि सिचुएशन थोड़ी संभलती हुई दिखेगी, तब तक कंजम्पशन ग्रोथ पर आपका नजरिया क्या है? क्या वो जारी रहेगी या वहां पर थोड़ा डेंट पड़ता दिख सकता है? क्योंकि क्लियर ऑब्जर्वेशन तो यही है कि कंजम्पशन ग्रोथ जो है वो इंटैक्ट रहेगी। नहीं, अगर आप कंजम्पशन भी देखें तो मैं दो तरीके का कंजम्पशन स्प्लिट करूंगा। वन इज लेट्स से समथिंग लाइक ऑटोमोबाइल्स। तो अभी ऑटोमोबाइल्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी भारत में कि चिप अवेलेबिलिटी वाज अ बिग कंस्ट्रेंट। तो अगर चिप अवेलेबिलिटी इंप्रूव हो रही है तो कंजम्पशन पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि देयर इज अ वेटिंग लिस्ट फॉर कस्टमर, जो अलग अलग कंपनीज बता रही है कि हमारे पास वेटिंग लिस्ट है और हम सप्लाई नहीं कर रहे बिकॉज हमारे पास चिप नहीं है। अदर साइड ऑफ कंपनीज, यस, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होएगी बिकॉज इन्फ्लेशन इज समवेयर हर्टिंग द डिमांड। बट अगेन जो मैं पहले बता रहा था कि अगर अप्रैल में जो सिचुएशन थी वहां से जुलाई देखे तो बहुत सी कमोडिटीज की प्राइसेस इतनी चेंज हो गई है ऑन डाउनवर्ड साइड कि जो इन्फ्लेशन हम आज देख रहे हैं शायद वो कमोडिटी में शायद नेक्स्ट 3 महीने में दे विल नॉट बी रेलेवेंट एट ऑल, बिकॉज जुलाई की प्राइसिंग जब प्रोडक्ट्स पे आएगी तब शायद इन्फ्लेशन विल नॉट बी सो बैड। सो नेट आई थिंक इन्फ्लेशन इज कमिंग डाउन, सो शायद कंजम्पशन पे इतनी बड़ी इफेक्ट नहीं होगी जो आज से हम 3 महीने पहले सोच रहे थे। ऑल राइट, कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। कृष्णा सांघवी, महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड के CEO।